हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। खैर मकदम। मैं आज एक अहम टॉपिक पर जो 50 MCQ पर चर्चा करूंगा। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। साक्ष्य अधिनियम पर मैं जो 50 MCQ आपको डेली हमारा जो है CRPC का पूरा MCQ जो है वो अब तक समाप्त हो चुका है। और उसके साथ साथ जो है अब जो नेक्स्ट वीडियो हम दे रहे हैं आपके साथ जो है भारतीय एविडेंस के जो MCQ उसको देंगे। और बेसिकली जो है मैं मेंस के पर्पज़ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर मैं अपना नोटबुक बना रहा हूँ। जब मेरा नोटबुक कंप्लीट हो जाएगा फिर उस पर मैं डिस्कशन शुरू करूँगा। दोस्तों, ये ख़ासकर एविडेंस क्या है। एक एविडेंस जो है ये शहादत है, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। इससे मुराद है कि साक्ष्य विधि का जो मुख्य कार्य जो है जो विवादास्पद प्रश्न की जांच को जो है रेगुलेटेड करता है। और उससे जो है एक जो है जो डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट की जो प्रोसीडिंग को में जो है न्यायालय में जो है न्यायालय के निरीक्षण में पेश किया जाता है। और इससे जो है साक्ष्य में, और इसमें डेफिनेशन भी बताए गए हैं, साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, साक्ष्य के डेफिनेशन भी बताए गए। तो आगे हम देखते रहेंगे कि साक्ष्य क्या है। साक्ष्य जो है प्रामाणिक शक्ति से है, यानी साक्ष्य विधि का ये भाग जो एक साक्ष्य विधि का भाग साक्ष्य पेश किए जाने पर उसके प्रभाव से संबंधित है। दूसरी बात ये कहता है कि साक्ष्य का प्रस्तुतिकरण, यानी साक्ष्य का जो है पेश किया जाना, यानी साक्ष्य विधि का ये भाग जो है साक्ष्य को पेश करने के तरीके से संबंधित है। अब हम बात करते हैं साक्ष्य की परिभाषा की बात करते हैं। तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में जो है क्लॉज में जो है इसके डेफिनेशन को जो दिया गया है और ये कहा गया है साक्ष्य से क्या मुराद है, साक्ष्य से आप क्या समझते हैं। तो वो सभी कथन जो बोले जाते हैं वो जो लिखे जाते हैं तो कथन हो गए ना, स्टेटमेंट हो गए, यानी वो कथन जिनके जो जांचधीन यानी जो इंक्वायरी के अकॉर्डिंग्स होता है। और वो कौन है जो इसका बेसिस किसका हो, फैक्ट से संबंधित हो। और वो कहा न्यायालय जो है अपने जो है बिहाफ पे साक्ष्यों को किए जाने की अनुज्ञा देता हो, यानी न्यायालय अपने सामने साक्ष्यों को द्वारा ऐसे दिए जाने की क्या है अनुज्ञा देता है और अपेक्षा करता है। और कथन मौखिक साक्ष्य भी कहलाए जाते हैं। और उसके बाद में न्यायालय के निरीक्षण यानी न्यायालय के इंस्पेक्शन के लिए जो पेश की गई डॉक्यूमेंट ये जिसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी सम्मिलित है, ऐसे में जो है वो दस्तावेजी साक्ष्य कहलाई जाती हैं। साक्ष्य विधि की में धारा 3 में दी गई साक्ष्य की परिभाषा साक्ष्य शब्द को परिभाषित न करके साक्ष्य दिए जाने का जो मेथड को उल्लेख किया गया है, साक्ष्य दिए जाने के तरीके को उल्लेख किया गया है। और उसके साथ साक्ष्य को परिभाषित करने का कार्य विधि शास्त्रियों ने भी किया है, जिनके अनुसार साक्ष्य परिभाषा इस प्रकार है। यानी कि अब इम्पोर्टेंट चीज़ जान लेते हैं कि साक्ष्य में क्या क्या है। भी परिभाषा हम बताएंगे सामंत, बेंथम और टेलर के संबंध में क्या क्या उन्होंने क्या क्या कहा है। अब इस साक्ष्य में जो मोटा चीज़ है, धारा 1 से लेकर जो है 167 की धाराएं हैं और 11 अध्याय है, पार्ट 3 में विभाजित है। प्रथम भाग में जो है 1 से लेकर 55 है। सेकंड पार्ट में जो है 56 से लेकर 100 तक है। थर्ड पार्ट में 101 से लेकर 167 167 तक है। और ये कब लागू हुआ, 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ। ये जम्मू कश्मीर के राज्य सूबाई संपूर्ण भारत पर लागू हुआ, लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य को जो है पुनर्गठन कर लिया गया है। और आर्टिकल 370 जो है वो पूरी तरीके से हटा दिया गया, वो प्रेसिडेंशियल आर्डर था, उस आर्डर को समाप्त कर दिया गया है। अब ये साक्ष्य जो है पूरे भारत में लागू होगा। और ये कहाँ लागू होगा, जैसे सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होगा, जो सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग है वहाँ पे लागू होगा। आयुक्त रिलेटेड जो है सारी प्रोसीडिंग पे लागू होगा। इलेक्शन पिटीशन के विवरण पर भी लागू होगा। और साक्ष्य अधिनियम कहाँ लागू नहीं होगा, जैसे एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसीडिंग में लागू नहीं होगा, एफिडेविट में लागू नहीं होगा, आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थ के सामने कार्रवाई पर लागू नहीं होगा, आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवल एक्ट और एयरफोर्स एक्ट के अधीन जो है वो लागू नहीं होगा। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग पे लागू नहीं होगा। कंटेम्प्ट संबंधित जो है प्रोसीडिंग पे लागू नहीं होगा। ये जो है मोटी चीज़ें आपको बता दी है। अब ये सामंड के अनुसार जो है सामंड क्या कहते हैं, ऐसा कोई भी फैक्ट जिसमें जो है
क्या प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाया, जिसमें कोई प्रमाण हो और वो बल हो उससे जो है क्या कहलाया जाता है, साक्ष्य कहलाया जाता है। ये समण ने कहा। टेलर ने कहा कि बहस को छोड़कर, यानी जो पूरे आर्गूमेंट्स है वो आर्गूमेंट्स को जो है रिलिक्वेंस करके जो है सारा जो है लीगल तौर पर जो है रिसोर्स होते हैं और वो फैक्ट जो है प्रूफ और डिसप्रूफ हो जाते हैं, तो उसे कहा जाता है एविडेंस कहलाए जाते हैं। वो वहीं पे बेंथम के अकॉर्डिंग जो है ऐसे तथ्य है जिसका मेंटल्स में जो है प्रेजेंट टाइम में जो है जो उपस्थित है एक दूसरे फैक्ट को जो है जो एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट जो है को फाइंडिंग से पता चलता है, उससे क्या कहलाया जाता है, साक्ष्य कहलाए जाते हैं। अब साक्ष्य के दो प्रकार के होते हैं। साक्ष्य मूलतः दो भागों में बांटा गया है। एक होता है ऑरली एविडेंस होता है, एक होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, यानी मौखिक साक्ष्य, और दूसरी बात होता है दस्तावेजी साक्ष्य। अब जो है कोर्ट के अकॉर्डिंग जो एविडेंस दिया जाता है वो किसी न किसी मैनर में या किसी न किसी सैलरी में जो है दिया जाता है, चाहे वो साक्ष्य दिए गए प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हो या साक्ष्य के जो है निम्नलिखित भागों में बांटा भी जा सकता है। यानी साक्ष्य को जो है दिए जाने के बारे में विवरण दिया गया है कि साक्ष्य किस किस कैटेगरी में दिया जाएगा और साक्ष्य के किस जो प्रोविजन का जो है प्रोनाउंसिएशन करेगा या अनुसरण करेगा, उससे संबंधित जो बातें हम बताते हैं। फिर उसके बाद में कहा कि पहली बात ये कहा कि साक्ष्य क्या हो, वो पूरी तौर पर है ओरली हो, उसके बाद डायरेक्टली एविडेंस हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, प्राइमरी एविडेंस हो, सेकेंडरी एविडेंस हो, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो, एक्चुअल एविडेंस हो, हेरेसेड एविडेंस हो। ये 8 प्रकार की बातें बताई गई हैं। अब हम जो देखते हैं उसके बाद में ये कहा कि जो है साक्ष्य प्राप्त करने के तरीका क्या है, यानी साक्ष्य विधि के अंतर्गत इस बात को तात्विक नहीं समझा जाएगा कि इस साक्ष्य के तरीके को प्राप्त किया गया है या संबंध में। विधि शास्त्री सर लॉरेंस जेकिंस ने कहा है सुसंगत साक्ष्य हमेशा सुसंगत में ही रहता है। यानी जो है सर लॉरेंस जेकिंस ने कहना है कि जो रिलेवेंसी एविडेंस होता है वो ऑलवेज रिलेवेंसी एविडेंस ही रहता है। इस बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि किस तरीके से प्राप्त किया गया है। एक केस था पुष्पा देवी राम जातिया बनाम ML वादो AR 1897 के वाद में कोर्ट ने हेल्ड किया कि अनुचित तरीके से प्राप्त किया गया साक्ष्य भी गैर है। जो इलीगल तरीके से एविडेंस जो है प्राप्त किया गया है वो क्या है, गिरह होता है, एविडेंस में गिरह होता है। अब उसके बाद में क्या कि साक्ष्य विधि या साक्ष्य में अंतर्निहित सिद्धांत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इंग्लिश से साक्ष्य विधि के कुछ अंतर्निहित सिद्धांत जो है मान्यता प्रदान की गई है। पहली कंडीशन क्या है, साक्ष्य विवादित तथ्यों तक सीमित होना चाहिए। साक्ष्य जो है फैक्ट इन इशू तक जो है लिमिट होना चाहिए। और हेरेसी एविडेंस को जो है साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। हेरेसी एविडेंस है उस एविडेंस में जो है रिलेवेंसी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में सभी मामले में जो क्या है, सभी मामले में सर्वोत्तम साक्ष्य देना चाहिए। ये बातें बताती हैं। अब मैं MCQ पर चर्चा करूंगा दोस्तों। आप डिस्प्ले पे आपके सामने बना हुआ MCQ पर चर्चा करते हैं। अब इसमें कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा एक जो है क्या है, एक जो बात करता है 1 सितंबर 1872 की बात करता है, क्या है 1 सितंबर 1872 की बात करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 1872 प्रस्तावना के अनुसार क्या है, साक्ष्य विधि जो है क्या करती है, समेकित करती है, परिभाषित तथा संशोधित करना होता है। तीसरी कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कितनी धाराएं हैं, तो आपको बता चुके हैं ऑलरेडी जो है 167 धाराएं, 11 अध्याय, 3 पार्ट हैं। उसके बाद में मैंने आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 1872 लागू कब होता है, तो किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न्यायिक कार्यवाहियों में लागू होता है। और उसके बाद में कहा पश्चिमी बात कहता है कि पश्चिमी क्वेश्चन कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहाँ प्रयोज्य नहीं होता है। अब पूरे भारत में प्रयोज्य होता है, उपरोक्त में सभी में प्रयोज्य होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि नोट 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर लद्दाख तक प्रभावी होगा। अब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 के अंतर्गत कौन सी कार्रवाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रवर्तन में विशेष तौर पर अपोजित है, तो विशेष तौर पर अपोजित है मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों पर। और उसके बाद में 7वां क्वेश्चन कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस पर लागू नहीं होता है, तो किस पर लागू नहीं होता है, जो है आर्बिट्रेशन पर जो है लागू नहीं होता है, एफिडेविट पे क्या है लागू नहीं होता है, बच्चों द्वारा किए गए कथन पर लागू होता है, ऐसे व्यक्ति का कथन जिसका अतीत आपराधिक रहा हो,
तो क्वेश्चन क्या है, 1-2 पर लागू होता है, मतलब जो है कि लागू नहीं होता, 1-2 पर लागू नहीं होता और 3 और 4 पर लागू होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है? यहाँ स्टेटमेंट जो है वो सही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम शपथ पर लागू होता है, ये स्टेटमेंट जो है सही नहीं कि शपथ पत्र पर साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ऐसी कार्यवाहियों पर लागू होता है जिसका उद्देश्य दो व्यक्तियों के बीच न्यायिक संबंध को निर्धारित करता है। क्या है? जुडिशियल रिलेशन को जो है क्या नाम है, निर्धारित करता है, डिटरमाइन करता है। यहाँ पर लागू होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होता है, ये भी नहीं लागू होगा। और उसके बाद में कहा कि इसका उत्तर है बी सही है। आप देखिए नीचे दी गई कोटों की संख्या का उपयोग करते हुए गलत कथन चुने। अब गलत स्टेटमेंट चुनना है, क्या चुनना है? गलत चुनना है। यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम मध्यस्थता पर कार्यवाही पर लागू होता है, ये क्या है? गलत है, गलत हमने चुन लिया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम दर्ज करने हेतु न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है, तो वहाँ क्या नाम है, जो कमिश्नरेट होता है उस पर एविडेंस लागू होता है। ये स्टेटमेंट सही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए शपथ पत्रों पर लागू नहीं होता है, तो ये भी बात सही है कि जो है शपथ पत्र पर जो है लागू नहीं होता है, ये भी बात सही है। और उसके बाद में कहा कि इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम सभी प्रकार के सैन्य न्यायालयों के संपन्न न्यायिक कार्यों पर लागू होता है, तो ये भी बात गलत है कि यहाँ पर लागू नहीं। तो इसका जो उत्तर है, क्या नाम है, इसका उत्तर है ख 2, 3, 4 गलत है, 2, 3, 4 गलत है। ठीक, भारतीय